तो आपको प्रबंधन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अकेले नहीं, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को एकजुटता के साथ। इसके अलावा हमारा देश भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेगा तो आपदाओं के लिए खुला हुआ है। अभी हमारे एक सहयोगी ने बताया कि किस तरह से हमारे यहाँ नाना प्रकार के खतरे हैं, नाना प्रकार के जोखिम है। जितना अधिक हैजार्ड होगा उतनी ही अधिक वेदनशीलता बढ़ेगी या वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। इसी नाते जो फॉर्मूला है वो यही है, डिजास्टर का जो फॉर्मूला है हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी, ठीक है, उससे रिस्क बढ़ते हैं। रिस्क बढ़ेगा तो वही रिस्क डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तत्कालीन या पहले आप कह सकते हैं कि संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने एनडीएमए की स्थापना में योगदान किया 2005 के बाद, और जनरल एलसी विज वाइस चेयरमैन थे, क्योंकि उनसे हमारा बहुत ही निकट संबंध था। हमने गोरखपुर में उनको कई बार बुलाया और वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन के रूप में अजीत डोभाल के साथ ही हमारे आमंत्रण पर गोरखपुर आए। तो हम लोगों को आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर बहुत सारे जो कृत्रिम खतरे सुषुप्त अवस्था में इस देश में जोखिम के रूप में विद्यमान है, उनके बारे में अध्ययन करने, शोध करने के लिए काम करने की जरूरत है। इसलिए शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल आपदा प्रबंधन का गोरखपुर विश्वविद्यालय, जहाँ मैं विगत 40 सालों तक अध्ययन अध्यापन करता रहा, वहाँ पर सबसे पहले देश में प्रयास किया गया पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए, और आज भी वह पीजी डिप्लोमा PGDDNSM चलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी हम लोगों ने जोड़ा, क्योंकि अजीत डोभाल और जनरल एलसी विज, हम सभी लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विशेष चिंतित थे। जो आंतरिक खतरे हैं, क्योंकि आंतरिक खतरे या जोखिम या ऐसी आपदाएं जो आतंकवाद से पनपती है, वे फन फैलाए डार्ट के समान है। उनका उन्हें अवश्य काबू में रखना होगा, या तो उन्हें आपको कुचलना होगा। इसलिए ये बातें मैं बच से कहना चाहता हूँ। बहुत सारे कृत्रिम खतरे भी जो लोगों को प्रभावित करते हैं, लोगों को क्षति पहुंचाते हैं, जान माल की जिनमें हानि होती है, उन्हें भी हमें नियंत्रित करना होगा, उनको रोकना होगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अर्बनाइजेशन भी एक अंधाधुंध अर्बनाइजेशन, निश्चित रूप से शहरीकरण विकास का ही एक माध्यम है, लेकिन प्रतिवर्ष दुनिया में जो 20% की दर से शहरीकरण की गति बढ़ रही है और सस्टेनेबिलिटी नहीं है, यातायात, जनसंख्या, संसाधन और जनसंख्या का घनत्व, यह सब देखते हुए भारत जैसे देश के लिए तो लगता है कि बहुत सारी विपदाएं या आपदाएं आसन्न है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। उसके गोल्स को, उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित और दीक्षित करने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन, आपदा न्यूनीकरण और आपदा का उपशमन, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिडक्शन और डिजास्टर मिटिगेशन। ये समय नहीं है कि बहुत व्यापक पैमाने पर इस पर बात की जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसी क्रम में देखना चाहिए कि ये सब जो प्राइमरी रिस्क ड्राइवर्स हैं, जिनकी पहचान ग्लोबीय है। आज सूचना और संचार क्रांति के युग में आपदाओं के बारे में सूचना इकट्ठा करना कठिन नहीं है।
आज इंटरनेट और इंट्रानेट के माध्यम से इस विश्वव्यापी विकास, जिसको WWW कहते हैं, उसका हिंदीकरण मैं करता हूँ विश्वव्यापी विकास, और तंबू, सारी दुनिया एक विश्वव्यापी तंबू के नीचे है। इसी सूचना और संचार क्रांति की वजह से, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सूचनाओं का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको इसलिए सुनामी का उदाहरण दिया कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो समन्वित संस्कृति है, उसमें लोग क्या चाहते हैं इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। तब आपदाओं को ड्यूल करने में आपको और सहारा मिल सकता है और मदद मिल सकती है। आने वाला समय निश्चित रूप से हमें इस बात के लिए आगाह करता है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, जो नई नई प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, आने वाला दिन ऐसा भी दिन है जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद की बदौलत आपके मन में क्या चल रहा है यह भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और आपको नियंत्रित किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, दुनिया भर की चीजें हो रही है, इसलिए शिक्षा का जो दायरा है वह बहुत अधिक बढ़ रहा है। सामान्य रूप से देखा जाए तो चाहे सार्वजनिक जीवन हो या सैनिक का जीवन हो, दोनों के लिए बहुत सारी हैजर्ड्स, बहुत सारे जोखिम, बहुत सारे खतरे बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ क्लासरूम टीचिंग का विषय नहीं है, व्यवहार के स्तर पर जो मनुष्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रंग पर बड़ी ही निर्दयता के साथ, बिना प्रकृति के और मानवता के साथ कोई सामंजस्य बिठाए प्रगति के नाम पर अंधाधुंध करने का प्रयास कर रहा है, वह एक प्रकार से खतरे की घंटी है। मैं ये नहीं कह सकता, जैसे मैंने इसीलिए महात्मा गांधी का नाम दिया कि वैज्ञानिक शोध को ईश्वर का प्रसाद मानकर समाज के लिए, मानवता की रक्षा के लिए संवर्धित कीजिए, विकसित कीजिए, उसको अपनाइए, ग्रहण कीजिए। समाज बढ़ेगा, राष्ट्र विकसित होगा और दुनिया सस्टेन करेगी। ठीक है, एक संपोषणीय विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनको समझने के पश्चात ही आप कर सकते हैं। जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको रक्षित करने के लिए भी हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि जनसंख्या की जिस तरह से अंधाधुंध वृद्धि हो रही है और ये बेलगाम जनसंख्या की वृद्धि भी दुनिया को संकट में लाकर खड़ी कर सकती है। भारत जैसा देश तो वैसे भी आप जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है चीन को जल्दी ही पीछे छोड़ करके जनसंख्या में नंबर 1 हो जाए। और यहाँ इस देश में आप देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे अवसर उत्पन्न होते हैं जबकि लोग विभिन्न प्रकार की अपनी जो सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टता है उसके कारण, उसके प्रभाव में, उसके आकर्षण में आकर के कभी कभी जोखिम बोल लेते हैं। जो आप देखते हैं कि मंदिरों में भीड़ हो गई, स्टैम्पीड हो गया, या अचानक किसी जलसे में जो है भीड़ हो गई, वहाँ भगदड़ बच गई, लोग दब के मर गए, ये सब अप्रत्याशित घटनाएं होती जाती है। इसलिए इस देश में खासतौर से कोविड-19 के पीरियड में जो हमें जो अवसर मिले हैं उस अवसर का भी उपयोग करना चाहिए और आपदाओं के बारे में दूसरे देशों के साथ भी सहयोग और सहकार करने की आवश्यकता है। हमने अपने विश्वविद्यालय में जापान और इसी दिसंबर में वैसे मैं चीन में था, सहकार के लिए गया था कि हमारे विश्वविद्यालय में हमारे जो विविध शोधकर्ता है विभिन्न क्षेत्रों के, उनको अवसर मिले चीनी विश्वविद्यालयों में जाएं और उनके साथ मिलकर काम करें।
क्योंकि चीन और भारत यद्यपि आज ड्रैगर्स ग्राउंड है, आज बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ सैन्य जवाब किए हुए हैं, लेकिन अगर ये दोनों देश एशिया के भाग्य विधाता बन जाए तो 21वीं सदी वो एशिया की सदी होगी। 21वीं सदी में इन दोनों राष्ट्रों के वो ताकत है, मिलजुल करके सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन दुखद यह है कि ये आज सहकार के मार्ग पर नहीं बल्कि द्वंद्व के रास्ते पर है, संघर्ष के रास्ते पर है। तो इसलिए बदलती हुई परिस्थितियों में हमें बहुत कुछ सबक लेना चाहिए कि सहकार और समन्वय से जो बड़ी आपदाएं हैं या महामारी है जो विश्वव्यापी प्रभाव डालती है, वे कैसे सबके सहयोग किया सकता है या इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। और ये समय परिवर्तनशील है। प्रगति, ऐसी प्रगति जो भौतिकता की अंधी दौड़ में मनुष्य को ढकेल रही है, उससे मानव समाज को उबारना सबकी जिम्मेदारी है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप सुविधाओं का त्याग कर दें, क्योंकि सभी गांधी नहीं बन सकते, लेकिन गांधी के द्वारा सुझाए गए बहुत सारे सहज भाव को जरूर अपना सकते हैं। उस सहज भाव से आप अपनी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और आपदाएं चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम, उनके प्रभाव को, उनकी श्रद्धा को न्यून कर सकते हैं, न्यून माने कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके लिए आपने बताया, मैं उन सब चीज़ों का बहुत निकट से साक्षी रहा हूँ। इसलिए मैं जानता हूँ कि 2005 के बाद जनरल एल सी विज ने किस तरह से NDRF की बटालियंस का गठन कराया, क्योंकि वो सेना प्रमुख थे। उन्हें मालूम था कि जो लड़ाई करने वाली सेनाएं हैं, यदि उनको सिविलियन काम के लिए या इस तरह से आपदाओं के प्रबंधन के लिए लगा दिया जाएगा तो आने वाले दिनों में देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसा बल गठित किया जाए जो आपदाओं के प्रबंधन में, आपदाओं के न्यूनीकरण में सहायक हो। इसी नाते डिजास्टर रिस्क रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया और NDRF की आज 12 से अधिक बटालियंस इस देश में, आपदाएं कहीं भी किसी प्रदेश में आती है दौड़ करके वहाँ पहुँचती है, हवाई मार्ग से पहुँचती है, सड़क मार्ग से पहुँचती है। लेकिन ध्यान रखें कि आज का समय अंधाधुंध विकास की वजह से तमाम तरह की आपदाओं को निमंत्रित कर रहा है और शहरीकरण जो हो रहा है बिना आवश्यक प्रबंधन के हो रहा है, प्लान्ड या अनप्लान्ड हो रहा है और नियोजित शहरीकरण से विकास भी अंधाधुंध हो रहा है, वह सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, वह आपके लिए, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए घातक है। मैं गया शहर की हालत को अच्छी तरह से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति को जो यहाँ बैठा हुआ हो बुरा लगता है, लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, नाली और सब कुछ सीवेज सिस्टम का, क्या यह तमाम तरह के जोखिम को न्योता नहीं दे रहा है? क्या आपने इस शहर में कभी आपने सोचा कि कितने आपके हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ऐसे जो नर्सिंग होम्स हैं, हजारों की संख्या में इस शहर में है, उनके यहाँ से निकलने वाला वो कचरा, वो पट्टियाँ, दवाई वाली पट्टियाँ, रसायन वाली पट्टियाँ आपके स्वास्थ्य को, पर्यावरण को कितना प्रदूषित करती है, कभी आपने सोचा? कभी नहीं। इसीलिए प्रकृति के सभी अवयव दूषित हो रहे हैं।
प्रदूषित हो रहे हैं और आपका भौतिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों गड़बड़ हो रहा है, दोनों प्रभावित हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कहा कि सिर्फ मनुष्य का शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, उसका उसका जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, वह भी प्रभावित हो रहा है। तो भौतिक या शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही, इन सब पर सर्वांगीण या एक होलिस्टिक नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत हो गया है और मुझे अपने बहुत सारे दूसरे कार्यक्रमों में जाना था। डिजास्टर मैनेजमेंट को वास्तव में एक कल्चर के रूप में विकसित करना। अगर हम अपने शहर को, गांव को, राज्य को, राष्ट्र को और खासतौर से महामारी जैसी कोविड-19 जैसी महामारी और दूसरे बड़े संकटों से, क्योंकि हिंद महासागर से अधिक तो अटलांटिक ओशन में या प्रशांत महासागर में सुनामी आती रहती है। जापान आप देखें कैसे खतरों को झेलता है, और जापान जैसे मुल्क से हम आपदाओं के प्रबंधन के लिए, आपदाओं को ड्यूल करने के लिए